गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम गैसों का अणुगतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न गैस नियमों के बारे में चर्चा की थी। बॉयल, गैलुसेक, चार्ल्स, ग्राम तथा डाल्टन द्वारा प्रतिपादित गैस नियम प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाले गए थे। इन गैस नियमों के प्रतिपादन के लिए उस समय कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। जर्मन भौतिक शास्त्री कोनिन, क्लासियस, क्लार्क, मैक्सवेल तथा बोल्ट्जमान ने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत को विकसित किया। ये सिद्धांत गैसों के व्यवहार तथा गैस नियमों की व्याख्या करने में सहायक हुआ। तो जो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत विभिन्न गैस नियमों की व्याख्या करने में सहायक सिद्ध हुआ। विभिन्न गैस नियमों की व्याख्या करने में ये सिद्धांत सहायक हुआ। इस सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय है वो क्लासियन, बोल्ट्जमान, मैक्सवेल आदि वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अर्थात इस सिद्धांत को विकसित करने वाले तीन मुख्य वैज्ञानिक क्लासियन, बोल्ट्जमान और मैक्सवेल। इन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को विकसित किया। इस सिद्धांत की जो मुख्य मुख्य अभिक्रियाएं हैं वो निम्नानुसार है। सबसे पहले अगर अभिक्रिया देखिए, सबसे पहले अभिक्रिया प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कोई भी गैस है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और जो ये अत्यंत सूक्ष्म कण है वो परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। तो प्रत्येक जो गैस है असंख्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। वो अत्यंत सूक्ष्म कण या तो परमाणु या अणु हो सकते हैं से मिलकर बनी होती है। ये कण अत्यधिक रिक्त स्थान में फैले रहते हैं। जो अत्यंत सूक्ष्म कण है वो अत्यधिक रिक्त स्थान में फैले रहते हैं। अर्थात बहुत बड़े स्थान पे ये अत्यंत सूक्ष्म कण फैले रहते हैं। तो पहले अभिक्रिया क्या कहते हैं कि प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया देखिए, गैसों के अणु का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कि गैस का जो संपूर्ण आयतन है वो गैस के अणु का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अर्थात अगर ये कुल गैस है तो इसमें अगर एक कण की बात करें तो इस एक कण या इन कणों का जो आयतन होता है इस संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अर्थात वही बात आ जाती है कि ये कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरी अभिक्रिया
गैस के अणु ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। गैस के जो अणु होते हैं या गैस के जो कण होते हैं वो इस सिद्धांत के अनुसार उनको ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ माने गए हैं कि जो गैस के कण होते हैं वो ठोस होते हैं, गोलाकार होते हैं और पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। और जब वे आपस में अथवा पात्र की दीवार से टकराते हैं तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। प्रत्यास्थ का मतलब होता है दो अणुओं के मध्य जब टक्कर होगी तो उन टक्कर के फलस्वरूप किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो ये अणु जो होते हैं गोलाकार, ठोस, गोलाकार, और जब इनमें टक्कर होती है आपस में तो टक्कर के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। इसके बाद में चौथी अभिक्रिया देखें। गैसों के अणु निरंतर सीधी रेखा में विचरण करते हैं तथा आपस में अथवा पात्र की दीवार से टकराकर वे अपनी दिशा बदल लेते हैं। गैसों के जो अणु होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, लगातार विचलित करते रहते हैं और इनकी गति हमेशा सीधी रेखा में होती रहती है। लेकिन ज्यों ही वो आपस में टकराते हैं या पात्र की दीवार से टकराते हैं तो अपनी वो दिशा बदल लेते हैं और जिस पात्र में होते हैं उसी पात्र में लगातार गति करते रहते हैं। और इनकी गति की जो दिशा है वो या तो आपस में टकराने से या फिर पात्र की दीवार से टकराने से बदलती है। पांचवी अभिक्रिया देखिए। गैस का दाब उसके अणु का पात्र की दीवारों पर किए गए प्रहारों हिट्स का परिणाम होता है। गैस जो होती है वो पात्र की दीवारों पे दाब डालती है। तो जो दाब होता है जब ये गैस के अणु लगातार गति करते रहें, गति के फलस्वरूप जब ये पात्र की दीवार से टकराते हैं, उन पात्र की दीवार पर प्रहार करते हैं, हिट करते हैं। इन अणुओं के पात्र की दीवारों पे हिट करने से पात्र की दीवारों पे जो दाब लगता है या ये कहें कि पात्र की दीवारों पे दाब या गैस का दाब उन गैस के अणुओं के द्वारा पात्र की दीवारों पर किए गए प्रहारों के फलस्वरूप होता है या उनका परिणाम होता है। इस कारण गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। छठी अभिक्रिया देखें। गैस के अणु की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। जब गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं तो उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। अर्थात ये कोई पात्र है, उस पात्र में अगर गैस के अणु गति कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव इन अणुओं पे बिल्कुल भी नहीं होता, नगण्य होता है और वो स्वतंत्र रूप से सीधी रेखा में गति करते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ये नीचे की तरफ नहीं आते, उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का नगण्य प्रभाव होता है। अगली अभिक्रिया देखिए। गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है। जो गतिज ऊर्जा है वो गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अर्थात गतिज ऊर्जा समानुपाती परम ताप। इसका मतलब जैसे जैसे गैस का ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। या ये कहो कि गैस का ताप अगर ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और अगर गैस का ताप कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं।
जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अतः अणु की औसत ऊर्जा गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। जो गतिज ऊर्जा है गैस की, अणुओं की गतिज ऊर्जा वो कौन सी गैस है इस पे निर्भर नहीं करती, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ इस गैस का ताप कितना है उस पे निर्भर करती है। इसमें कौन सी गैस भरी है इस पे निर्भर नहीं करती। इस गैस का ताप कितना है इस बात पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो इस प्रकार गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है वो गैस नियमों को व्याख्या करने में सहायक हुआ। और ये सिद्धांत की मुख्य मुख्य जो अभिक्रियाएं हैं कि गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है और इन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, वास्तविक आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और ये जो अणु होते हैं उनको ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया है इस सिद्धांत के अनुसार। और ये जो अणु है ये लगातार सीधी रेखा में गति करते रहते हैं और ये जब गति करते हैं तो आपस में या पात्र की दीवारों से टकराते हैं। और जब पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो वो पात्र की दीवार पे दाब उत्पन्न करते हैं। इन अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नगण्य होता है और इन अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो ताप पे निर्भर करती है, गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो ये मुख्य मुख्य गैसों के अणुगतिक सिद्धांत की अभिक्रियाएं हैं। धन्यवाद।